1 महीना काम करने के बाद जब सैलरी आई ना, तब पता चला कि एक्चुअली में सीटीसी और इन हैंड में कितना फर्क होता है। सीटीसी तो मेरा पूरा 65 लाख का था, लेकिन जब इन हैंड आई तो सिर्फ 1,36,000 रुपए आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इसमें डिफरेंस बता दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग सीटीसी और इन हैंड सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या होता है। क्यों जितना हमारा सीटीसी होता है उस हिसाब से हमारी मंथली सैलरी जो होनी चाहिए वो तो एक्चुअल इन हैंड सैलरी होती ही नहीं है, हमेशा इन हैंड कम ही आती है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ तो कोई भी सैलरी वाला इशू नहीं होगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके सैलरी से ऊपर हेल्प कर सकती है आपको पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसमें स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हैं, उसमें म्यूचुअल फंड के कोर्सेज हैं, उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो आप कर सकते हैं एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट के हैं वो कोर्सेज, ज्यादा महंगे कोर्सेज नहीं है, 300-400 रुपए में आएंगे वो कोर्सेज आ जाते हैं वहाँ पे। तो आप उस ऐप को डाउनलोड जरूर करना। ऐप का नाम है फ्रीडम ऐप। डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी नीचे चैनल प्रोफाइल पर भी दे दिया है, और अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स के बारे में जानना है जैसे स्टॉक मार्केट है या म्यूचुअल फंड है तो उसका लिंक भी आपको मेरी चैनल प्रोफाइल पर ही मिल जाएगा, एक बार जाके देखना जरूर। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये सीटीसी होता क्या है। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, यानी कितना पैसा एक कंपनी अपने एम्प्लॉय पर खर्च करने वाली है। अब एमबीए करने के बाद 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद तनख्वाह 65 लाख तो होना चाहिए सीटीसी, और उस हिसाब से महीने के 5.4 लाख के आसपास सैलरी आनी चाहिए। लेकिन जब सैलरी स्लिप हाथ में आई तो देखा कि आई तो खाली 1,36,000 ही है। तो इसके पीछे का राज क्या था? इसके पीछे का राज यही था कि सीटीसी और इन हैंड में बहुत फर्क है। बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं कि 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज है, 10 करोड़ का पैकेज लगा है, उसका 5 करोड़ का पैकेज लगा है, लेकिन आखिर उस पैकेज की असलियत होती क्या है? तो यहाँ पर जरूरत है हमें पूरी कैलकुलेशन समझने की। तो जब सैलरी का ब्रेकअप होता है ना, और मैं यहाँ पे रिलेशनशिप वाले ब्रेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, तो सैलरी यानी सैलरी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो जब हमारी सैलरी का डिवीजन होता है या ब्रेकअप होता है तो उसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है हमारा बेस सैलरी का। इन ऑफर लेटर्स को देखिए, इसमें लिखी है हमारी बेसिक सैलरी, HAR, टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल रिएम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वेरिएबल पे, ग्रॉस सैलरी, PF। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं कि हमारा जो पूरा पैकेज है वो आखिर किन चीजों को मिलाकर बना है। तो अब 65 लाख की सीटीसी में बेस सैलरी है कुछ 16 लाख का। 16 लाख, जी हाँ, लेकिन मुझे तो लगा था कि मेरी बेस सैलरी 65 लाख होगी, लेकिन ये तो 16 लाख ही निकली। ये थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बेस सैलरी सीटीसी इन हैंड के बारे में नहीं पता है, और कितने लोगों ने ये सोचा है कि हमारी बेस सैलरी हमारी सीटीसी होगी और वही हमारा इन हैंड होगा। तो बेस सैलरी यानी वो आपका एक फिक्स्ड बेसिक सैलरी है, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 16 लाख को 12 से डिवाइड किया तो महीने की सैलरी आ गई, लेकिन ऑफर लेते टाइम तो हमें लगा था 65 को 12 से डिवाइड करना है और फिर जो पैसे आएंगे वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर ही बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर टैक्स भी तो देना है। बेस सैलरी के बाद बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो देती हैं ज्वाइनिंग बोनस, यानी जब आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तब आपको एक अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि वो 5 लाख का अमाउंट है, मान लेते हैं कि उसे 5 लाख का अमाउंट मिला है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि वो जो 5 लाख रुपए हैं वो वन टाइम होते हैं, मतलब वो रिकरिंग नहीं है, मिलते नहीं रहेंगे आपको हर साल के लिए, हर महीने का जो भी अमाउंट बैठेगा आपका वो एक वन टाइम पेमेंट होगा और एक ही बार मिलेगा। और दूसरी चीज इस बोनस से रिलेटेड ये है कि अगर आप कंपनी को 1-2 साल में छोड़ देते हैं तो आपको ये बोनस अमाउंट उनको वापस भी करना पड़ेगा। तो ख्याल तो यही आता है कि रुकी जाना चाहिए कंपनी में। अब ज्वाइनिंग बोनस के बाद आते हैं ESOPs। ESOPs ना किसी भी कंपनी में बहुत ही जरूरी माने जाते हैं, और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हैं जो काफी अमीर बने हैं ESOP के होते ही। अब ESOPs यहाँ पर हैं 40 लाख के। 40 लाख का मतलब समझ रहे हैं, मतलब 65 लाख की हमारा जो पैकेज है उसमें से 40 लाख के तो ESOPs ही हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर 40 लाख के ESOPs आपके पास हैं तो वो ESOPs आपके ग्रो करते रहेंगे उसी परसेंटेज के हिसाब से जिस हिसाब से आपकी कंपनी ग्रो करेगी। यानी कंपनी के शेयर्स या कंपनी की मार्केट वैल्यू जो अगर ऊपर जा रही है तो आपकी ESOPs की मार्केट वैल्यू भी ऊपर जाएगी। और टाइम आने पर अगर कंपनी बायबैक करती है या फिर कोई भी कंपनी शेयर्स बेचने लगती है अपने, तो वहां पर आपको अपने ESOPs की वैल्यू मिल सकती है। अब ESOPs में जो बात आती है वो होता है कि इसके अंदर ना एक वेस्टिंग पीरियड होता है, यानी मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं वो उन्हीं एम्प्लॉयज को ESOPs देती हैं जिनको एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है उस कंपनी में, यानी वेस्टिंग पीरियड होता है इसमें एक। तो अगर आप कंपनी में 4 साल काम कर चुके हैं तो आपको ESOPs मिलेंगे, और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता रहता है, किसी में 5 साल का है, किसी में 6 साल का होगा, किसी में 3 साल का होगा। तो दैट डिपेंड्स कि आप कंपनी में, और कंपनी की पॉलिसी क्या है कि कितने टाइम बाद कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ESOPs देने वाली है। तो उस हिसाब से तो शायद ESOPs सीटीसी में इंक्लूड होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपको 5 साल बाद मिलने वाले हैं, 4 साल बाद मिलने वाले हैं, राइट। तो सीटीसी में पहले ही साल से इसको मेंशन कर देना, ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं।
दूसरा ड्रॉबैक ये आता है कि अगर आपकी कंपनी जो है वो डूब जाती है, ऐसा मैं नहीं कह नहीं रही हूँ, मैं चाह भी नहीं रही हूँ ऐसा, लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसा कभी हो जाए तो आपके ESOPs की वैल्यू 0 हो सकती है। प्राइवेट कंपनीज के मामले में एम्प्लॉयज जो होता है उनको वेट करना पड़ता है कि कंपनी को बाय बैक किया जाएगा, उसी के बाद ही उनके ESOPs को वो लिक्विफाई कर सकते हैं। फिर ESOPs पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उससे तो कोई नहीं बच सकता है भारत में। टैक्स एक ऐसी चीज है जिसका बर्डन हम लोगों को अपने ऊपर लेना ही पड़ता है, तो ESOPs के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का टैक्स भी पे करना पड़ता है। ESOP के बाद आता है रिटेंशन बोनस। बहुत सारी कंपनीज रिटेंशन बोनस भी अपने एम्प्लॉइज को देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कंपनी में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए काम कर लिया है तो उसके बाद आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, वो आपका रिटेंशन बोनस होगा। यानी आपने कंपनी में इतनी टाइम पीरियड, सपोज अगर 3 साल है 2 साल है, तो उतना टाइम तक आपने रिटेन कर लिया है, उसके बाद आपको रिटेंशन बोनस मिलेगा। ये भी टाइम स्पेसिफिक है, आई डोंट नो कि लोग CTC में क्यों इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये भी आपको एक समय आने के बाद ही मिलता है। तो अगर रिटेंशन बोनस लेना है तो उतने समय तक कंपनी में रुकना पड़ेगा। कुछ कंपनियां तो इसको 1 टाइम ही देती हैं। और चलिए, रिटेंशन बोनस के बाद आता है परफॉर्मेंस बोनस। यानी अगर मैं इसमें मानूं कि कुछ 2 लाख का परफॉर्मेंस बोनस है और रिटेंशन बोनस 1 लाख का था, ये हम मान के चल रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बोनस यानी जैसे कि मेरी कंपनी में होता है, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर कंपनी में KRAs होते हैं, यानी कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज कौन से हैं, आपको किन काम पे फोकस करना है, वो कंपनी डिफाइन करती है हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए। तो अगर आप उन पर खरे उतर जाते हैं तो आपको एक परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है कंपनी की साइड से। हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं। मेरी कंपनी में है लेकिन। तो हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस बोनस की। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस लेते टाइम ध्यान रखने वाली बात ये है, कंपनी और एम्प्लॉय दोनों की साइड से, कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है, जो भी आपके KPIs हैं या KRAs हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं रहा है, तो कंपनी आपका परफॉर्मेंस बोनस डिडक्ट भी कर सकती है, या हो सकता है वो देना उस साल के लिए आपको। फिर कुछ कंपनीज देती हैं रीलोकेशन बोनस, यानी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है तो कुछ पैसा आपको दिया जाता है कंपनी की साइड से टू सेटल डाउन, ताकि अगर आप सपोज जैसे मैं दिल्ली से बैंगलोर आई हूँ तो वहां पर एक रीलोकेशन बोनस दिया जाता है कि आप दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं कंपनी के काम की वजह से, तो आपको एक सेटल करने के लिए अमाउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि हम उसको 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये भी 1 टाइम पेमेंट ही होती है। अब यहाँ पर दिमाग में आता है कि अगर वर्क फ्रॉम होम है तो क्या होगा, तो ये वाला बोनस नहीं होगा, और उन एम्प्लॉयज के लिए भी ये बोनस नहीं होगा जो सेम सिटी में रहने वाले हैं। उसके बाद हमारा PF, HRA, टेलीफोन अलाउंसेस, ये सारे मिला के भी एक CTC को बनाया जाता है, जो हम अदर अलाउंसेस में ये लोग काउंट कर लेते हैं कंपनी वाले। तो अगर आप ये रिइंबर्स नहीं करते हैं, जिसमें जैसे कि फूड आ गया, ट्रैवल आ गया, बुक्स आ गया, कुछ भी आ गई, तो अगर ये अमाउंट आप रिइंबर्स नहीं करते हैं कंपनी से, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। कुछ कंपनियां इसको फूड के लिए भी करती हैं, मतलब आपको कूपन्स देती हैं कि यू कैन हैव फूड विद दिस कूपन और वॉट एवर, बट अगर आप उस कूपन को रिडीम ही ना करवाएं, अगर उसको बोलें कि आप उसको रिइंबर्स नहीं करवा रहे हैं कंपनी से, तो उस कूपन का कोई फायदा नहीं है, आपको अपने पैसे लगाकर ही खाना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी बहुत अच्छी प्यारी सी चीजें होती हैं जो कंपनी एक एम्प्लॉय को अपने कंपनी में आने के लिए, रिटेन करने के लिए, ताकि वो कंपनी में थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रुक जाए, ये सारी चीज़ें उसको CTC में इंक्लूड करके देती है। लेकिन जब इन हैंड हमारे पास सैलरी आती है तो ये उससे बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब तो हमारे इन हैंड में आता ही नहीं है। हमारे पास हर महीने की हमारी जो तनख्वाह आती है उसमें तो ये सब कुछ इंक्लूड होगा ही नहीं। तो ये होता है उसका मतलब कि क्यों हमारा जो CTC है वो हमारे इन हैंड से डिफरेंट होता है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो CTC में इंक्लूड होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ऐसा कौन सा पार्ट मिस कर दिया है जो आपकी कंपनी आपको CTC में इंक्लूड करके देती है और नहीं होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग वो आपकी CTC में नहीं होनी चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अब अपने डाउट, सजेशन, क्वेरीज कुछ भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।